वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बहुत ही धुआंधार टॉपिक विच इज द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हालांकि मेरे बच्चों बहुत सारे प्रिंसिपल छोटे छोटे से मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, मतलब बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया था इंट्रोडक्टरी पार्ट में, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स और थोड़ा क्या पूरा ही जीन क्लोनिंग के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप बनना चाहते हैं IITian या आप बनना चाहते हैं डॉक्टर, तो आप हमारी वेल क्वालिफाइड टीम को फॉलो कर सकते हैं। दे आर ट्रेमेंडस, मार्वलस, स्पेक्टेकुलर, ठीक है। चलिए तो शुरू करना है। आज हमको डिस्कस करना है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग इसी के अंदर आता है, पर मैंने अलग से थोड़ा सा इस वर्ड को एम्फसाइज किया है क्योंकि मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। देखिए सबसे पहले हमको ये वर्ड क्लियर होना चाहिए बच्चों, ठीक है। सबसे पहले वी हैव टू क्लियर दिस वर्ड क्लोन, ठीक है। हमको ये वर्ड क्लियर होना चाहिए क्लोन। क्लोन क्या होता है? क्लोन का मतलब होता है कि हम कोई भी दो चीज मिक्स करें और एक नई चीज बनाकर पैदा करें। सो दिस इज द क्लोन। क्योंकि हम जीन क्लोनिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें दो जीन्स को मिक्स करना है या दो प्रकार के DNA को मिक्स करना है और एक नया प्रकार का DNA बनाना है, ठीक है। तो हमको पढ़ना ये। अब क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए बायोटेक्नोलॉजी के, आइए डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखो, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं। टू कोर टेक्निक्स इनेबल द बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी लास्ट क्लास में आपको क्लियर थी कि क्या होती, कर्ड बनाना, चीज बनाना, पनीर बनाना, टेस्ट ट्यूब बेबी बनाना, DNA वैक्सीन बनाना, ये सब जो है DNA वैक्सीन तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, पर ये दही दूध ये सब जो है कहानी बनाना ये सब क्लासिकल है। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक होती है केमिकल इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। आइए दोनों को समझते हैं। ये क्या हुआ यार? आइए बच्चों जी इन दोनों की कहानी को अपन समझते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमको ये मैं आपको दो चीजें बताती हूँ। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बच्चों, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर हम बात कर रहे हैं, एक सेकेंड बच्चों, है ना, रुकना जरा, देखो 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 देखो। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर हम बात कर रहे हैं ये, ठीक, ये सही, ये अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ से बनाती हूँ, ठीक है। सो अगर हम बात कर रहे हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की, नाउ दिस इज गुड, इजंट इट। चलिए सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बच्चों जी बायोटेक्नोलॉजी, तो इसकी दो ब्रांचेस आपने बात करनी है। थोड़ा छोटा लिख रही हूँ, मेरे बच्चे वैसे भी परेशान रहते हैं। कुछ बच्चे नहीं रहते हैं पर कुछ बच्चे तो रहते हैं। मा ना 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 ना, ठीक है। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, इसके अंदर हमने पढ़नी है दो ब्रांचेस। दो ब्रांचेस मतलब नहीं, मतलब बेसिकली इसके अंदर दो इंजीनियरिंग आती है, ठीक है। एक होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, एक होती है बच्चों जी जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक एक करके पूरी कहानी डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। टेंशन देना है किसको? शिप्रा मैम को, ठीक। सबसे पहले विल टॉक अबाउट द जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। अब समझिएगा, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल ना, इसके कुछ प्रिंसिपल हैं। कोई भी बायोटेक्नोलॉजी आपने करनी है तो कुछ प्रिंसिपल्स आपने दिमाग में रखना है। बिना प्रिंसिपल, जैसे कि लोग कहते हैं ना बहुत आदर्शवाद, देखो प्रिंसिपल की स्पेलिंग देख लो, क्या लिख दिया मैंने, ल। चलो सो इसके अंदर हमको कुछ प्रिंसिपल्स याद रखने हैं। आइए समझते हैं क्या क्या है प्रिंसिपल। सबसे पहले ध्यान से समझो, हमको एक डिजायर जीन ढूंढना है, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई डिजायर्ड जीन, ठीक है, डिजायर्ड जीन। सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए। समझो, देखो क्या बोल रही हूं मैं, ठीक। मुझे किस जीन की बायोटेक्नोलॉजी से हम कुछ भी कर सकते हैं। हम एक नया जीन बना सकते हैं, हम जीन की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक डिजायर जीन ढूंढना है जिसकी हमें मल्टीपल कॉपी बनानी है, ठीक है। डिजायर जीन कुछ भी हो सकता है जिसकी भी आपको मल्टीपल कॉपी बनानी है। स्टेप ढूंढ लिया, ठीक है। उसके बाद इस जीन को तुम्हें किसके अंदर डालना है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 इज दिस, इस जीन को तुम्हें किसके अंदर डालना। प्रिंसिपल नंबर 1 ये कि पहला अब तो तुम ये तो ढूंढो रहे कि जीन कौन सा लेना है। मेरे को इंसुलिन बनाने के लिए इंसुलिन वाले जीन की मल्टीपल कॉपीज चाहिए। इंसुलिन जीन ही तो इंसुलिन प्रोटीन बनाएगा, इंसुलिन हार्मोन है जो कि प्रोटीन नेचर का होता है। अब बेटा जी तो मल्टीपल कॉपीज तो इंसुलिन जीन की चाहिए, पर इंसुलिन का जो जीन है, ध्यान से समझना, इंसुलिन का जो जीन है बेटा जी,
इंसुलिन का जो जीन है वो किसके अंदर मल्टीपल कॉपीज बनाएगा? तुम्हारे अंदर घुस के बनाएगा क्या मल्टीपल कॉपीज? तो बेटा जी हम जीन थोड़ी दे रहे हैं, हम तो प्रोटीन बना बना के दे रहे हैं, हम तो हार्मोन देते हैं, हम इंसुलिन का जीन नहीं देते रे, समझे? हम क्या देते हैं? हम प्रोटीन देते हैं, ठीक है, हम इंसुलिन हार्मोन देते हैं। तो हमें किसके अंदर जीन डालें तो हमें प्रोटीन मिले? तो हमको क्या ढूंढना पड़ेगा? हमें ढूंढना पड़ेगा अब होस्ट। क्या ढूंढना पड़ेगा? होस्ट, जिसके अंदर हम क्या डाल सके? ये जीन डाल सके। क्लियर है? अब यहां पर मैं आपको कुछ चीजें समझाती हूं, ध्यान से समझते जाना, बहुत मजेदार चीज है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है? टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है? सपोज दैट कि ये मेरा डीएनए है, ठीक है? प्रिंसिपल समझ रहे हैं कि क्या होना चाहिए? सो दिस इज बेटा जी डीएनए, ठीक है? ये क्या है? डीएनए। ओके, नाउ मेरा ये मन है कि डीएनए के इस वाले पार्ट को निकाला जाए, ठीक है? डीएनए के इस वाले को मान लो कि ये इंसुलिन का जीन है, सपोज दैट कि बच्चों जी ये है इंसुलिन का जीन, मैं चाहती हूं कि इसकी मल्टीपल कॉपी बने। कुछ भी करो, मल्टीपल कॉपी तो मुझे इसी की चाहिए, तो मैंने इसको कट लगा लिया। अब जब मैं टूल्स आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि कट कैसे लगता है, कट कैंची से लगाना है। तो कट के लिए मैंने सीजर्स इस्तेमाल की। ये सीजर्स क्या है ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा, ठीक है? कट कर लिया और मैंने छोटू सा डीएनए निकाल लिया। इसको किसी और कलर से बना ले, ब्लैक से बना लेते हैं, ठीक है? ये डीएनए निकल के पड़ा हुआ है, ठीक है? ये डीएनए क्या बनाएगा बच्चों? ये डीएनए बनाएगा इंसुलिन नाम का प्रोटीन, ठीक है? ये इंसुलिन का डीएनए, मुझे और कोई चाहिए ही नहीं, मुझे और डीएनए के इतने बकवास प्रकार के डीएनए की जरूरत है नहीं। स्टेप नंबर 1 ये क्लियर हो गया। तो सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिजायर्ड जीन, इसको ढूंढो क्या चाहिए तुम्हें, फिर उसको कट करो। प्रिंसिपल नंबर 1 इज क्लियर, आई होप नाउ। अब कहानी ये है कि सबसे पहले अब होस्ट ढूंढो, ठीक है? होस्ट ढूंढो, कॉम्पिटेंट होस्ट, कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। कॉम्पिटेंट होस्ट, कितना बुरा लिखा है। कभी कभी तुम लोग को ऐसा नहीं लगता कि मैम आप प्लीज चली जाओ यहाँ से, हमारी आंखों से दूर हो जाओ, है? पर बेटा जी क्या करें यार, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। मैं भी ऐसी सोचती थी, टीचर आता ही क्यों पढ़ाने के लिए, ठीक है? कॉम्पिटेंट होस्ट लिया। अब ये होस्ट तुम्हें चूज करना है। कौन से होस्ट के अंदर? देखो हर होस्ट का रिस्पॉन्स एक जैसा नहीं होता बेटा जी, ना 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 ना। हाँ, इसीलिए हम लोग हर डीएनए को हर होस्ट के अंदर नहीं डाल सकते, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द होस्ट, ठीक है? सबसे ज्यादा बहुत कॉमन है PBR 322, बहुत सारे टाइप के होस्ट है जो आगे हम पढ़ेंगे, अभी हम प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? मान लो कि मैंने होस्ट के लिए किसको चुना है? ई कोलाई को। ई कोलाई, कितना बड़ा ई कोलाई बनाया, ठीक है? मान लो कि मैंने होस्ट के लिए किसको चुना? ये बहुत ही बड़ा बना रही हूं मैं, ठीक है? मैंने चुना ई कोलाई को। कभी छोटा बनता है कभी बड़ा बनता है, ठीक है? तो मैंने चुना ई कोलाई। ई कोलाई मेरा होस्ट है, क्लियर? अब मुझे इस डीएनए को इसके अंदर घुसाना है, ठीक है? अभी हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला पार्ट। बायोटेक्नोलॉजी के अगर हम प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं तो इसके 2 प्रोसेस हमको पढ़ने ही पड़ेंगे। पहला जेनेटिक इंजीनियर, फिर उसके बाद जो है केमिकल प्रोसेसिंग या मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन, ठीक है? अब समझते जाना। अब इस इंसुलिन जीन को इस होस्ट के अंदर लाना है। अब कहानी ये है कि या तो इस इंसुलिन जीन को मैं डायरेक्ट ट्रांसफर कर दूं। डायरेक्ट मतलब कि मुझे किसी कबूतर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ट्रांसफर होना चाहिए, पर एक्चुअली ये थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब डीएनए को किसी होस्ट के अंदर घुसाना इज रियली डिफिकल्ट, क्योंकि जो डीएनए होता है वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, ठीक है? उसके बाद ये नेगेटिव नेचर का होता है, नेगेटिव होती है, तो इसलिए ये मेम्ब्रेन में फंसने के चांस होते हैं, इसलिए इसको जनरली हम डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करते। पर बहुत सारे मेथड हैं जिससे हम डीएनए को होस्ट के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन, वो सब हम आखिरी में पढ़ेंगे। ज्यादातर जो डीएनए ट्रांसफर होता है वो हमेशा ट्रांसफर होता है एक वेक्टर के थ्रू, ठीक है? मतलब कि एक प्रेमी है, एक अपनी प्रेमिका को वो देना चाहता है प्रेम पत्र। अब प्रेमी के जो है पिताजी जो है उसकी थुराई कर देंगे, उसको धून देंगे, तो इसलिए वो एक कबूतर का इस्तेमाल करता है। अब ये जो कबूतर है बच्चों जी, ये है वेक्टर, ठीक है? ये क्या है? वेक्टर। मलेरिया फैलाने के लिए वेक्टर चाहिए पड़ता है कि नहीं चाहिए पड़ता है? अरे बोलो ना, तो वेक्टर चाहिए पड़ता है कि नहीं चाहिए पड़ता? मच्छर काटता है तभी तो प्लाज्मोडियम आता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि अगर मुझे प्रेमिका के घर के अंदर ये लेटर पहुंचाना है, ठीक है? यहाँ पर कौन खड़ा है? यहाँ पर जो है ये लेटर है, प्रेम पत्र है ये। इस लेटर को अगर मुझे प्रेमिका के घर तक पहुंचाना है तो या तो मैं डायरेक्ट ट्रांसफर कर दूं। अगर डायरेक्ट ट्रांसफर करना हमेशा दिक्कत है भैया। लव लेटर भी अगर कोई प्रेमी जो है प्रेमिका के अंदर पहुंचाता है तो उसके बाप कितना ढूंढते हैं,
ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, अगर तुम डीएनए डायरेक्ट घुसा दोगे ना तो बड़ा टेंशन वाला काम है, तो ये इसलिए जनरली नहीं होता। अब वो प्रेमी बड़े गट्सी होते हैं जो डायरेक्ट दे आते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है डीएनए डालना गट्सी की मेथड है, ठीक है। जनरली हम वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, किसी दोस्त को लेते हैं, किसी छोटे बच्चे को पकड़ते हैं, ठीक है, कोई ईमेल करते हैं, कोई मैसेज करते हैं, ठीक है, लेटर फेंक के चले जाते हैं, तो जनरली वी यूज वेक्टर्स, ठीक है। हम जो है वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। भाई गाड़ी से जा रहे हो तो वेक्टर ये ना फेंकने के लिए, ठीक, तो हम वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं किसी डीएनए को होस्ट के अंदर डालने के लिए। अब ये वेक्टर क्या होना चाहिए, आइए समझते हैं। ये वेक्टर जो होता है ये है प्लाज्मिड, ठीक है। एक्चुअली PBr322 इज अ वेक्टर, ठीक है। होस्ट के लिए हम ईस्ट यूज करते हैं, इकोला यूज करते हैं, PBr322 वेक्टर था, मैंने होस्ट बोल दिया था, ठीक है, प्लाज्मिड। अब मेरे ख्याल से बेटा जी 12वीं ही कक्षा में पहुंच गए हो, और मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये पढ़ाने की जरूरत है कि प्लाज्मिड क्या है, ठीक है। अगर मैं किसी बैक्टीरियल सेल के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, दिस इज द बैक्टीरियल सेल, ध्यान से समझते जाना। अगर ये कोई बैक्टीरियल सेल है तो ये है इसका नॉर्मल डीएनए, ठीक है, ये है इसका नॉर्मल डीएनए, और इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं, इसलिए डीएनए फैला होता है। बेटा जी इसके पास ना एक और सर्कुलर डीएनए होता है जो कि ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग होता है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, प्लाज्मिड, ठीक है। अब इसको इससे कोई लेना देना नहीं है, ये प्लाज्मिड अपने आप ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसको मतलब इसको इस वाले डीएनए को इस प्लाज्मिड से कोई लेना देना नहीं पड़ा, मतलब ये बैक्टीरियल सेल में फालतू का पड़ा हुआ है, ठीक, इसका कोई काम नहीं है। पर इसका काम एक्चुअली जेनेटिक इंजीनियरिंग में, इसको क्या पता था कि जाते जाते जो है छछुंदर इतना बड़ा काम करके जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मिड होता है ये ऑटोनोमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग जेनेटिक मटेरियल होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। प्लाज्मिड इज व्हाट, इट इज अ सर्कुलर डीएनए जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। इसकी प्रॉपर्टी जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग की है ये बहुत ही मार्वेलस है, और इसी का इस्तेमाल हम पूरे प्रोसेस में करेंगे, ठीक है। अब क्या करो, यहां पर अब देखो इसका साइज इतना बड़ा है, अब अगर मैंने किसी और कैंची से काट दिया तो हो सकता है साइज बड़ा हो जाए, ठीक है। यहां पर मैंने कट लगाया था ना बच्चों, यहां पर मैंने कट लगाया था, कट लगा के मैंने इतना बड़ा डीएनए निकाला। तो जो जिस सीजर से, जिस कैंची का इस्तेमाल तुमने यहां पर किया था, ये मान लो कैंची है, तो जिस कैंची का इस्तेमाल तुमने यहां किया था वही कैंची यहां भी इस्तेमाल करोगे। तो जिस कैंची का इस्तेमाल तुमने जो है डिजायर जीन निकालने के लिए किया था वही कैंची का इस्तेमाल तुम इस प्लाज्मिड को भी कट करने के लिए करोगे, क्योंकि ये वाला डीएनए हमें यहां पर फंसाना है। अगर हमने कोई और कैंची इस्तेमाल कर ली तो कट बड़ा छोटा हो सकता है। अगली कहानी, ठीक है। तो प्लाज्मिड को क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि प्लाज्मिड एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए होता है। नॉर्मल डीएनए बैक्टीरिया का पड़ा होता है, प्लाज्मिड को कोई लेना देना नहीं है, ना नॉर्मल डीएनए को उससे कोई लेना देना है। तो इसको हमने कट किया, कट के लिए हमने कैंची का इस्तेमाल किया, पर जो कैंची यहाँ है वही कैंची यहाँ पर भी होनी चाहिए, ठीक है। डन हो गई इतनी बात, आगे बढ़े। नाउ अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पे भरा भरा सा लग रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने कट लगा लिया, ये है उसका जेनेटिक मटेरियल छोड़ो, मैंने यहाँ पर कट लगा लिया, सेम सीजर इस्तेमाल होगी, ठीक है। और यहाँ पर डीएनए का कलर ब्लैक ही बना दिया, क्या रेड से बनाती हूँ डीएनए, ठीक है, रेड से बना देती हूँ मैं। ये है आपका डिजायर्ड डीएनए, ठीक है, ये है आपका डिजायर्ड जीन, ठीक है, ये है बच्चों आपका डिजायर्ड जीन। अब हमने जो है ध्यान से समझना, वेक्टर को कट लगा लिया। अब हम जो है एक सेकेंड, ठीक, अरे यार, ओके। नाउ तो हमारा जो होस्ट है इकोलाई, हमने इस प्लाज्मिड को निकाला, ठीक है, इस बैक्टीरिया से इस प्लाज्मिड को निकाला, अरे यार, इस प्लाज्मिड को निकाला, ठीक है, इसको यहाँ से कट कर दिया, कट करा हुआ पड़ा है, ठीक है, यहाँ पर इसको अभी डालना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लाज्मिड कट किया हुआ पड़ा हुआ है, कट किया हुआ। ये मेरी होस्ट सेल है जो इंतजार कर रही है, मेरे सजन आएंगे, मुझे वरमाला पहनाएंगे, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दो। ये है प्लाज्मिड जिसको हमने कट किया रखा है, ठीक है। प्लाज्मिड अलग अलग प्रकार के होते हैं, बहुत सारे टाइप के प्लाज्मिड हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के। ये वेक्टर है तो हम वेक्टर अलग अलग प्रकार के इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर इसको घुसाओ, ठीक है, ये घुसा दिया तो क्या बनेगा बोलो, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बन गया। अब ये जो डीएनए है ये कैसा डीएनए है, क्या ये पूरा ये डीएनए है, ना 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 ना, क्या ये पूरा लाल वाला डीएनए है, नहीं, ये है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्या है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इसी को तो जीन क्लोन कहते हैं,
बोलो समझ गए? फिर से समझो क्या कहा मैंने। डीएनए को कट करो, कट कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसको आप डायरेक्टली होस्ट के अंदर डाल सकते हो। होस्ट इकोलाई हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, अलग अलग प्रकार के होस्ट होते हैं, ठीक है। अब हम कट किए हुए डीएनए डायरेक्ट डाल सकते हैं, जो कि मुश्किल है। जनरली जो है प्रेमी के अंदर इतना गट्स नहीं होता कि प्रेमिका को हाथ में लव लेटर थमाया है, तो इसके लिए वो एक वेक्टर इस्तेमाल करता है। वेक्टर क्या होता है? एक प्लाज्मिड होता है जो किसी भी बैक्टीरियल सेल से निकाल कर हम रखे रहते हैं। इस प्लाज्मिड पे अपन को कट लगाना है, पर प्लाज्मिड में अगर आप कट लगा रहे हैं तो सीजर हमेशा सेम होनी चाहिए। सीजर हमेशा सेम होनी चाहिए। जिस सीजर का इस्तेमाल आप डीएनए को काट करने के लिए कर रहे हैं, वही सीजर का इस्तेमाल आप प्लाज्मिड को कट करने के लिए करेंगे। अगली बात, प्लाज्मिड को एंडा बेंडा कहीं से भी नहीं काट सकता रे तुम, समझ में आई बात? इस प्लाज्मिड को आप कहीं से भी नहीं काट सकते हैं। चलो आज मन है तो जो है दाएं से काट देते हैं, आज मन आता तो बाएं से काट देते हैं। हर प्लाज्मिड के पास एक साइट होती है, हालांकि मैं इसके बारे में आपको पढ़ाने वाली हूं, ठीक है। हर प्लाज्मिड के पास, प्लाज्मिड कहां से निकाला? प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल से निकाला, ठीक है। अनिता बोले मैडम होस्ट भी बैक्टीरिया, प्लाज्मिड भी बैक्टीरिया, ठीक। वो जो होस्ट है वो अलग बैक्टीरिया है, प्लाज्मिड हमने किसी और चीज से निकाला है, समझ में? मतलब प्लाज्मिड भी बैक्टीरिया का ही पार्ट है, पर हम होस्ट के लिए भी यहाँ पर किसको इस्तेमाल कर रहे हैं? मान लो बैक्टीरिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। पर ये प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया का नहीं है, किसी और बैक्टीरिया का, ठीक है। अलग अलग प्रकार के, जैसे बहुत सारे टाइप के प्लाज्मिड होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया से निकाले जाते हैं वो, ठीक है। हम जो होस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उससे प्लाज्मिड नहीं निकालना है। देखो इस बैक्टीरिया के अंदर अपना प्लाज्मिड रहेगा, इसको बाहर में जाने दो, उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमको ये वाला प्लाज्मिड इसके अंदर डालना है, ठीक है। समझ आ गई बात? तो बेसिकली हमको करना क्या है, इससे प्लाज्मिड नहीं निकाला आपने, आपके पास रखे होते हैं प्लाज्मिड, आपका अलग अलग प्रकार के प्लाज्मिड इस्तेमाल करते हैं। पर प्लाज्मिड में जब आप कट लगाते हैं तो सेम सीजर से लगाना, ये पता है। पर हमेशा याद रखिए कि एंडा बेंडा किसी भी जगह से आप नहीं लगा सकते प्लाज्मिड में कट, आपको एक जगह चाहिए जहीं से कट लगेगा। देखो जैसे कि मैं मारती हूँ, जैसे मान लो कि मेरे पास सपोज दैट ये पेज है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि शिप्रा मैम आप ना हमको इस पेज के 2 बराबर टुकड़े काट के दिखाओ। अब भैया मैं बराबर अगर साइड से कट करूंगी तो बराबर नहीं कटेगा, यहाँ से फाड़ूंगी तो बराबर नहीं कट होगा। तो इस पेज को अगर मैं बराबर बराबर काटना चाहती हूँ, एक एग्जाम्पल है, तो मुझे कैसे काटना पड़ेगा बेटा जी? 20 से इसको फाड़ना पड़ेगा, तभी मुझे 2 बराबर बराबर हिस्से मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो पार्ट जहां से मुझे 2 बराबर हिस्से चाहिए वो है सेंटर। तो इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो है ये जगह। ऐसे ही जब आप कट लगाते हैं तो हमेशा जिस एरिया से कट लगाते हैं वो एरिया कहलाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसके बारे में मैं और पढ़ाऊंगी, ये बस याद रखो। तो जहां पर भी कट लगता है, ठीक है, कट लगता है, पहला कट लगता है जहां से प्लाज्मिड को हटाने के लिए, उसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि प्लाज्मिड के पास सेल्फ रेप्लिकेशन का बड़ा पावर होता है, और वो जो रेप्लिकेशन शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है। तो अगर यहां पर हम अपना डिजायर जीन घुसा देंगे तो यहीं से रेप्लिकेशन शुरू होता है, तो अपना डिजायर जीन भी रेप्लिकेट कर जाएगा, समझी गई? यहीं से रेप्लिकेशन शुरू होता है इस डीएनए का। और अगर यहीं पर मैंने अपना डिजायर्ड जीन घुसा दिया बाबू मशाए, तो मेरा डिजायर्ड जीन जो है रेप्लिकेट होगा कि नहीं होगा? इसलिए मैं हमेशा अपने डिजायर्ड जीन को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में ही जो है अटैच करती हूं, जहां पर भी हर प्लाज्मिड का एक जगह नहीं होता, तो अलग अलग प्लाज्मिड का अलग अलग। मैडम अलग अलग प्लाज्मिड मतलब अलग अलग बैक्टीरिया से आपने प्लाज्मिड निकाले ना, तो उसके अकॉर्डिंग प्लाज्मिड की नेमिंग होती है, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। जिस भी प्लाज्मिड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हम कहते हैं वेक्टर। क्या कहते हैं? वेक्टर, क्योंकि यही जो है ये डिजायर जीन को यहां लेके आएगा, क्लियर? तो ये जो डीएनए आपको दिखाई दे रहा है बेटा जी, मेरे लल्ला जी, मेरे आंखों के तारो जी, मेरे चांद सितारो जी, ये सब जो है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है कि नहीं है? ठीक है। अब बेटा देखो अब क्या करना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी डन हो गई है, ठीक। अब आओ, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस होस्ट के अंदर घुसाना है, ठीक है। जब हमने इस होस्ट के अंदर ये वाला रिकॉम्बिनेंट डीएनए घुसाया, ठीक है, तो भैया जी इसके पास तो कोई और प्लाज्मिड था, कोई और आ गया। तो अब ये जो होस्ट है, ये जो होस्ट है ये तो अपना बदल गया, इसके पास तो कुछ और था, इसके पास तो कोई और ही डिजायर जीन आ गया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों जी ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है, इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और इस होस्ट को बेटा जी हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट।
अब हम इसे क्या, पहले तो इसे होस्ट कह रहे थे, ठीक है, अब हम इसे कहेंगे ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट, इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। क्लियर है, समझ में आ गई बात? नाउ अब मैम हमको ये बताइए जरा कि हमारे पास तो एक ही सेल में जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए घुसा हुआ है, दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पर हमें तो बहुत सारा प्रोटीन बनाना है, तो एक से काम चल जाएगा क्या? नहीं। अब यहीं पर कहानी अगली शुरू होगी, विच इज द बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग खत्म, ठीक है, यहां से शुरू होगी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब ये जो प्लाज्मिड है ये डिवाइड करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, और जब ये प्लाज्मिड डिवाइड करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, तो ये प्लाज्मिड अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, और बैक्टीरिया भी डिवाइड करेगा तो बैक्टीरिया भी अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, ठीक है। जब ये प्लाज्मिड अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, ठीक है, जब ये प्लाज्मिड, बच्चों जी बहुत सारे बनाने पड़ेंगे यार, चलो बना देती हूँ तुम्हारे लिए कुछ भी, ठीक है, जब ये प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल के अंदर रेप्लिकेट करेगा तो बैक्टीरियल सेल के अंदर ही मल्टीपल कॉपीज बनाता जाएगा, क्योंकि प्लाज्मिड कुछ भी करता रहे, नॉर्मल डीएनए को उससे कोई लेना देना नहीं, वो मल्टीपल कॉपीज बनाता जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये बना देते हैं अपन, ऐसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है, चलो ये ऐसे ऐसे कर रही हूँ मैं, ओके, ये देखो, क्योंकि इतना फिर टाइम लगेगा, ये देखो, डन, बन गया, समझ गए। तो अब आपने क्या सीखा? अब आपने ये सीखा कि हमने जब ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, बैक्टीरियल सेल भी डिवाइड होगी। जब बैक्टीरियल सेल डिवाइड होगी और इस बैक्टीरियल सेल के अंदर अब प्लाज्मिड अपना कॉपी बनाया जा रहा है, अंदर ही अंदर बैक्टीरियल सेल डिवाइड होगी, कॉपीज बढ़ती जाएंगी, पर इस सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस ऑफ कंडीशन, मेंटेनेंस ऑफ कंडीशन, क्योंकि ये सारी कहानी जब आप कर रहे हो, जब आप जीन्स को, जब आप प्लाज्मिड को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप इसकी मल्टीपल कॉपीज बना रहे हो, ठीक है, आरडीएनए की आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे मल्टीपल कॉपी तो बना रहे हो, मल्टीपल कॉपीज बना रहे हो। बेटा जी जब आप इसकी मल्टीपल कॉपीज बना रहे हो तो यूं ही नहीं हो सकता, आपको हमेशा स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी। क्या मेंटेन करनी पड़ेगी? स्टेराइल कंडीशन, ठीक है, कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब मान लो कि अगर यहाँ पर कोई कंटामिनेशन घुस गया तो पूरा बैक्टीरिया खराब हो जाएगा। बैक्टीरिया खराब हो गया तो प्लाज्मिड जो अंदर रेप्लिकेट कर रहा है उन बैक्टीरिया के अंदर, वो बचेगा क्या? नहीं, पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी और आपका जो डिजायर्ड जीन आपको चाहिए था वो मिल नहीं पाएगा। अब क्या होगा, ये जो जीन है, मान लो हम इंसुलिन की बात है, ये जीन जो है अंदर ही अंदर क्या बनाएगा अपने सेल्स के अंदर? प्रोटीन। बाद में हम ये सारी सेल्स को इकट्ठा करेंगे, क्रश कर देंगे, प्रोटीन निकाल लेंगे, उसको प्यूरिफाई करके मार्केट में बेच देंगे। तो ये पूरी कहानी क्या है बेटा जी? ये है आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्लियर? तो अब मैं आपको प्रिंसिपल्स में फिर से आती हूं। सबसे पहले जब भी हम बायोटेक्नोलॉजी करना शुरू करते हैं तो फर्स्ट स्टेप, प्रिंसिपल का पहला प्रिंसिपल ये है कि आपको डिजायर्ड जीन ढूंढना है, उसको कट करके निकालना है। फिर आपको एक परफेक्ट कॉम्पिटेंट होस्ट ढूंढना है और एक वेक्टर ढूंढना है। अगर आप डायरेक्ट ट्रांसफर करो तो कोई बात नहीं, ज्यादातर वेक्टर से ट्रांसफर होते हैं। फिर इसको क्या करना है, आपके इस डीएनए को, कट डीएनए को आपके वेक्टर के डीएनए के साथ घुसाना है। तो आपका जो वेक्टर का डीएनए है वो आपके कट टारगेट डीएनए से जो है डिजायर्ड डीएनए के साथ मिक्स हो गया, इट इज कॉल्ड एज आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पर प्लाज्मिड जो है जिसको हम एज अ वेक्टर ले रहे हैं उसको हमेशा कहां से काटना है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, क्योंकि वहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अगर वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो आपका जो डिजायर्ड डीएनए वो भी रेप्लिकेट होगा। अब उसके बाद एक कॉम्पिटेंट होस्ट आपने जो ढूंढा है उसके अंदर आप उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को घुसा दो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन और अब आपका होस्ट ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट कहला रहा है। ठीक है, अब ये ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट, अब हमेशा होस्ट ऐसा चुनना, ह्यूमन बीइंग को मत चुन लेना। ठीक है, हमेशा होस्ट ऐसा चुनना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा रेप्लिकेटिंग हो, तभी तो मल्टीपल कॉपीज बनेंगी। और प्लाज्मिड जो होता है इसके अंदर खुद के अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन वाला पावर होता है, तो ये अंदर 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 बहुत सारी कॉपीज बनाता जाता है और बैक्टीरिया डिवाइड होगा तो और कॉपीज बनेंगी। बाद में हम ये प्रोसेस कहलाता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। पर ये प्रोसेस हमेशा स्टेराइल कंडीशन में ही करना है। ये नहीं कि कोई इन्फेक्शन हो गया, सारे बैक्टीरिया मर गए, पूरा प्लाज्मिड खत्म हो गया।
नहीं तो पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। बाद में ये जो प्लाज्मिड है बनाना क्या है, इसको प्रोटीन बनाना है। सेल में प्रोटीन बने बने पड़े हुए हैं, हम इस सेल को क्रश करके प्रोटीन बाहर निकाल लेंगे और मार्केट में बेच देंगे। ये पूरी कहानी जो है ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आइए हम लोग अब सीखते हैं कि पहला रिकॉम्बिनेशन किस। चलो, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बाद नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बता रही थी, देखो ध्यान से। सो ट्रांसफॉर्मेशन का जहां तक, ये देखो यहां तक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो ना, यहां तक मैं थोड़ा सा आपको अलाइनिंग खींच देती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन के पहले तक की पूरी कहानी है बच्चों, मतलब यहां तक ट्रांसफॉर्म कर लिए ना, यहां तक की पूरी कहानी जेनेटिक इंजीनियरिंग। और उसके बाद जब उसकी मल्टीपल कॉपीज बना रहे हो, इट इज अ बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। इस पूरी कहानी को क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, नाउ यहीं से मुझे याद आया कि मैं जीन क्लोनिंग में एक बार बता देती हूँ। जब हम किसी चीज को क्लोन करते हैं, एक नया वो बनाया, तो हम इस क्लोन को मल्टीपल कॉपीज बनाना, दिस इज कॉल्ड एज जीन क्लोनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हाइब्रिड बनाना और इस हाइब्रिड की मल्टीपल कॉपीज बनाना, दिस इज कॉल्ड एज जीन क्लोनिंग। सो फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ हाइब्रिड डीएनए, दिस इज कॉल्ड एज जीन क्लोनिंग, एंड द होल प्रोसेस फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंडिंग, दिस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्लियर है? फिर से एक बार क्लियर करते, ध्यान से सुनना। व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी is the process in which we make the recombinant DNA and transformed into the host, then host will multiply and will make the multiple copies of the transformed DNA. ठीक है, so यहाँ पे ये भी कह सकते हैं formation of multiple copies of transformed DNA, it is called as, the process is called as recombinant DNA technology. Gene cloning क्या होता है? हाइब्रिड डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाना, इट इज कॉल्ड एज जीन क्लोनिंग। ठीक है, सेम चीज है, पूरी प्रोसेस को हम डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं और जो प्रोसेस का नाम है वो है जीन क्लोनिंग। ठीक है, नाउ ट्रांसफॉर्मेशन के पहले तक की पूरी कहानी क्या है बच्चों? ट्रांसफॉर्मेशन के पहले तक की कहानी है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो मल्टीपल कॉपीज आप बना रहे हैं, जिसके लिए हमें बड़ी स्टेराइल कंडीशन चाहिए, प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, वो तो होता है केमिकल या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, सो व्हाट इज अ जीन क्लोनिंग? Formation of multiple copies of desired gene, it is called as gene cloning. The method by which we make the multiple copies of desired gene, this is called as rDNA technology. Clear है? इतनी बार क्लियर हो गई आपको? अंदर आता है। ठीक है, चलिए, ये हम क्यों करते हैं? ताकि हम डिजायर्ड जीन का, ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्यों की जाती है? ताकि हम डिजायर्ड जीन का लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सके। अब इस इतने में इंसुलिन बन जाए, ये डीएनए इंसुलिन बना देता है। यहाँ पे इतना इंसुलिन काम का है भाई, इतने का क्या करोगे? तो आपको बहुत सारा इंसुलिन चाहिए ना, तो ये बना लिया बहुत सारा इंसुलिन। ठीक है, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए ये कहानी हमको चाहिए होती है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है बच्चों जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। ले लिया ना? ठीक, तो आपको ये समझ में आया कि कोई बहुत टफ नहीं है। रिकॉम्बिनेशन के पहले तक जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेशन के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सारी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्यों करनी? ताकि लार्ज स्केल बन सके। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों करनी है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्यों करना है? ताकि पहले नया कॉम्बिनेशन तो बनाओ रे। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, हाँ, तो कहाँ पे थे अपन यार? इसको देखते हैं। सो 2 कोर टेक्निक्स हम जनरली बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल, प्रिंसिपल समझ में आया ना? पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। अगर ये प्रिंसिपल नहीं किया, कॉम्पिटेंट होस्ट नहीं चुना, कॉम्पिटेंट वेक्टर नहीं चुना, कॉम्पिटेंट, और अगर आपने डिजायर्ड जीन नहीं चुना, तो फिर क्या? आपने पहले प्रिंसिपल तो फॉलो करो उसके। तो 2 कोर टेक्निक जनरली हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल और मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, चलिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं? हम जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को ही बदल देते हैं। अभी ये ए टाइप का डीएनए था, ठीक है, अब मैं चाहती हूं, और बच्चों जी ये था बी टाइप का डीएनए, ठीक है, अब मैं चाहती हूं कि ए बी प्रकार का डीएनए बने, तो बन जाए ए बी प्रकार का। ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, इंट्रोड्यूस दीज इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो आपने जेनेटिक मटेरियल बनाया इसको अब होस्ट में डालो, ठीक है, और ये होस्ट जो है, पहले तो ये कुछ और ही बना रहा था, अब ये बनाने लगेगा कोई और जीन या कोई और प्रोटीन। ठीक है, तो does it change the phenotype of the host organism? हो सकता है होस्ट बदल जाए, मतलब अब पहले होस्ट इंसुलिन का प्रोटीन नहीं बना रहा था, पर अब हमारा होस्ट इंसुलिन का प्रोटीन बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इसका क्या है, अभी इसके बारे में हम और डिटेल से पढ़ने हैं। केमिकल इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन, इनेबल द ग्रोथ। अच्छा, ये मैं आपको आखिरी में पढ़ाती हूँ। ठीक है, ये भी मैं आती हूँ, पहले आओ। देखो, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, पहले मैं आपको ना हिस्ट्री, ओके, रुको, देखो, अच्छा ये आखिरी में पढ़ाती हूँ। देखो, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्या कंसेप्ट है इसका? देखो, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर हमको करना होता है, हाइब्रिड बनाना होता है हमको।
ये प्रोसीजर हम प्लांट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एनिमल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन होता है, क्या होता है बताओ, इसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन होता है डिजायर्ड जीन का। पर अगर आपको बात करूं मैं, तो जैसे मैंने किसी प्लाज्मिड इतना हिस्सा लिया, मुझे सिर्फ ये वाला जीन का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, काले वाले का। पर अगर काला वाला हो रहा है तो लाल वाला भी तो हो रहा है, पर इस लाल वाले का कोई मतलब नहीं, वी नीड ओनली काला वाला। तो बेसिकली हम जब भी क्या कहते हैं रिकॉम्बिनेंट या जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, तो बेसिकली वी नीड टू मेक द हाइब्रिड। हाइब्रिड में एक पार्ट काम का होता है, एक पार्ट काम नहीं होता है, पर नहीं काम होने वाले से लेना देना नहीं है, अपने को जो काम का है उसको तो चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए हम ये करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर हम इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें हमेशा हमें ये याद रखना है कि इसमें अनडिजायरेबल और डिजायरेबल दोनों जीन्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, और हम इसमें एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, ठीक है। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्लोनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं, क्योंकि हम एक प्लाज्मिड के डीएनए में दूसरा डीएनए घुसा रहे हैं। डीएनए इज द स्पेशल, डीएनए के स्पेशल सेगमेंट को जीन कहते हैं। तो दो जीन्स को हमने इंसर्ट किया, प्लाज्मिड के स्पेशल सेगमेंट, प्लाज्मिड इज अ डीएनए, तो उसको वो भी एक टाइप का जीन ही हो गया, और अपन ने अपना जीन घुसाया, दिस इज द जीन क्लोनिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, पूरा डीएनए हम नहीं इंसर्ट कराते, हम कुछ डिजायरेबल डीएनए ही इंसर्ट कराते हैं, क्योंकि अगर हमने पूरा डीएनए किसी होस्ट में, किसी प्लाज्मिड में घुसा दिया, तो ऐसी कंडीशन में पूरा डीएनए रेप्लिकेट होगा, उतनी अपने को जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आई? तो हमेशा ये याद रखिए कि जब भी आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, यहाँ पर लिखी हुई है ये पॉइंट, ध्यान से समझना। तो हमें एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, ये बात क्लियर है, इसके लिए हम जीन क्लोनिंग इस्तेमाल करते हैं, ये भी बात सही है। पर जब भी, ध्यान से सुनो मेरी बात क्या बोल रही हूँ। हमारा कहानी का कहने का मतलब मेरा ये है कि बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग क्या? मल्टीपल कॉपीज किसी डिजायर्ड जीन की बनाना, ठीक है, ओके। ये कौन सी मल्टीपल कॉपीज बनाने, इट इज कॉल्ड एज जीन क्लोनिंग। पूरा प्रोसेस जो इस्तेमाल करते हैं, दिस इज आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें हमें जीन को ट्रांसफर करना होता है और जीन को क्लोन करना होता है, ठीक है। पर इसकी कुछ लिमिटेशन है। आप पूरा डीएनए जो है, मतलब आप पूरा डीएनए घुसा देंगे तो जीन क्लोनिंग में होगी दिक्कत। तो इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम सिर्फ डिजायरेबल सेट ऑफ जीन ही घुसाते हैं, सब पूरा डीएनए को नहीं घुसा सकते, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे पहले डीएनए को जो है अपन ने क्या किया, डीएनए का खोला, डीएनए का सेट काटा, उसके बाद दूसरे डीएनए के साथ जो है प्रोब अगर आप देखें, ये है आपका प्रोब जिसके थ्रू डीएनए जाएगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है। आइए, मतलब हाइब्रिडाइजेशन इज आपके दैट डिजायर्ड जीन को प्लाज्मिड के अंदर घुसाना, ठीक है ना। जीन क्लोनिंग एग्जैक्टली देखिए क्या है, मतलब वही है जो मैंने आपको बताया, अ फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए कंटेनिंग द जीन टू बी क्लोन्ड, ठीक है। सबसे पहले एक पूरे डीएनए में से आप उस डीएनए के सेगमेंट को निकालो जिसे क्लोन करना है। क्लोन मतलब मेरे जैसी, ये एक शिप्रा मैम है, पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन में शिप्रा मैम को पकड़ के निकालो, ठीक। अब शिप्रा मैम की मल्टीपल कॉपीज बनाओ, इस मल्टीपल कॉपीज को बनाना ही जीन क्लोनिंग कहते हैं। पूरी टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो पूरे डीएनए में से कट करो, ठीक है। कट करके हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट इससे निकाला। एक बैक्टीरिया से हमने प्लाज्मिड लिया, ठीक है। आप डिपेंड करता है कि कौन सा बैक्टीरिया आप यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से वेक्टर के नाम होते हैं। प्लाज्मिड इज अ वेक्टर, उसके अंदर आपने अपना डिजायर्ड जीन घुसा दिया और उसके बाद एक होस्ट में डाल दिया। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चे जी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब इसकी जब आपने मल्टीपल कॉपीज बनाई, ठीक है, मल्टीपल कॉपीज बनाई, ये क्या है आपका? जीन क्लोनिंग, ठीक है। आइए, So the fragment of DNA contained in the gene to be cloned, फिर उसके बाद उसको एक सर्कुलर डीएनए जिसको हम प्लाज्मिड या वेक्टर कहते हैं उसमें घुसा दो। अब ये मैंने क्या बोला, इसको क्या कहा आपने? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। और उसके बाद इसे किसी होस्ट में घुसा दो, होस्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक और बात समझाना चाहती हूँ, जब भी हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो होस्ट इंतजार में थोड़ी बैठा था, आओ मेरी प्यास बुझाओ, मैं तो तुम्हारे इंतजार में बैठा था। बेटा जी, होस्ट यूं ही नहीं एक्सेप्ट कर लेता, बहुत सारी मेथड इस्तेमाल करनी पड़ती। होस्ट से ले तो ले प्लीज मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले। तो यहाँ पर भी बहुत प्रोसेस, एक बार उसने एक्सेप्ट कर लिया, देन वो ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट हो गया। अब उसकी ओरिजिनलिटी नहीं है, क्योंकि उसके पास तो किसी और का जीन आ गया है, ठीक है। समझ में आई बात? तो इसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी होती है, ठीक है। सो द वेक्टर ट्रांसपोर्टेड द जीन इनटू द होस्ट, यूजुअली ये क्या होता है? बैक्टीरिया, ठीक है। आइए, डायग्राम क्लियर हो गया। जीन क्लोनिंग में आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद इन द होस्ट सेल द वेक्टर मल्टीप्लाइज। होस्ट सेल के अंदर पहले रिकॉम्बिनेंट बनाया,
रिकॉम्बिनेंट के अंदर, फिर उसको होस्ट सेल के अंदर डाला, होस्ट सेल के अंदर अब ये देखो यहाँ पर एक बने, यहाँ दो बने, ऐसे मल्टीपल कॉपीज प्लाज्मिड की बनेंगी और ये बैक्टीरियल सेल भी डिवाइड होगा और हमारे डिजायर्ड सेल का पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा। When the host cell divide, the copies of recombinant DNA molecules are passed into the progeny and further vector replication takes place. जैसे जैसे प्रोजेनी डिवाइड करेगी वैसे वैसे अंदर जो वेक्टर है, क्योंकि वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है तो अंदर अंदर वो भी डिवाइड करेगा। डायग्राम क्लियर? क्लियर, कट क्लियर मैम, अच्छे से समझ में आ गया हम लोगों को, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। आफ्टर लार्ज नंबर ऑफ सेल डिवीजन, जब बहुत बार सेल डिवीजन हो जाता है तो हमें आइडेंटिकल होस्ट सेल की पूरी कॉलोनी मिल जाती है। ये सारे होस्ट सेल एक जैसे दिख रहे हैं और सबके पास मल्टीपल कॉपीज ऑफ प्लाज्मिड है, जिसके पास हमारा येलो येलो डेड टिप येलो जो है, हमारा क्या है, डिजायर जीन पड़ा हुआ है, येलो येलो वाला, ठीक है। आगे बढ़ें। Now each cell in the clone contain one or more copies of recombinant DNA molecule. हर सेल के पास, क्योंकि प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग है तो ज्यादा हो सकते हैं, एक से ज्यादा, उन सब के पास एक से ज्यादा डीएनए मॉलिक्यूल हैं और सबके पास, ये जर्नी है, जीन है, ठीक है, सबके पास जो है जीन जो है वो जा रहा है जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। आगे बढ़े। सो ये एक परफेक्ट डायग्राम है। आई डोंट थिंक सो कि मैंने तुम्हें इतना प्यारा समझा दिया तो अब तुम्हें कोई दिक्कत होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा, जैसे कि ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल में हमने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाने वाला एक जीन निकाला, ठीक है। डन है, डन है, डन है बच्चों। तो हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने, अभी मोटा मोटा समझो क्योंकि नेक्स्ट क्लास में टूल पढ़ाऊंगी तो और समझ में आएगा। फिर हमने एक जीन निकाला जो कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाता है, ये प्रोटीन है, ठीक है। उसके बाद हमने उसको एक वेक्टर में घुसा दिया, ठीक है, वेक्टर घुसा दिया तो हमारा डीएनए क्या कहलाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अच्छा ये ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया, देखो ये है आपका जीन, ये प्लाज्मिड को कट किया, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किसके अंदर घुसाएंगे, आपके होस्ट के अंदर। क्लियर है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, पर कट हमेशा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से ही लगेगा, ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्लियर, आगे बढ़े। और सेम सीजर। नाउ अब हमको ये जानना है कि सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया किसने, समझ रहे हो बात को। सबसे पहला हमको ये जानना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, कि किसने बनाया क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने 1972 में सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट किया है। किसने, स्टेनले कोहेन एंड बोयर ने, ठीक है। स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने सबसे पहले 1972 में रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट किया है। अब कैसे कंस्ट्रक्ट किया है आइए समझते हैं, समझे। तो मुझे इमेज नहीं है यार, इमेज क्यों नहीं है, चलो आओ समझते हैं इमेज क्यों नहीं। आओ, क्या किया इन लोगों ने, सबसे पहले इनके पास था, देखो आओ समझाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान है। इन्होंने सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया है वो है आपका साल्मोनेला पे। आइए समझते हैं, देखो यहीं पे समझाओ। इनके पास एक था, इन्होंने देखा एक इनके पास बैक्टीरिया है, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया का नाम है बच्चों, ये है आपका साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है। इन्होंने, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल किसने बनाया, तो स्टेनले कोहेन ने 1972 में बनाया, ये भी आ सकता है। और किसको एक्सपेरिमेंटल मॉडल लिया है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम को लिया है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने देखा कि इस वाले साल्मोनेला पे, सपोज दैट कि ये साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है, इस वाले साल्मोनेला पे कितनी भी एंटीबायोटिक डालो कोई असर ही नहीं होता कमबख्त पे, समझ रहे हो बात को। इस साल्मोनेला पे कितनी भी एंटीबायोटिक डालो इसको कुछ होता ही नहीं है, ये मरता ही नहीं है। बाद में जब इसका डीएनए निकाला गया, ठीक है, इसका डीएनए निकाला गया तो पता चला कि इसके पास कुछ ऐसा जीन है, जो इसको एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। रेजिस्टेंस समझते हैं, डिजीज से लड़ने की क्षमता, भैया जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। हमारे पास रेजिस्टेंस किसी डिजीज का मतलब वो डिजीज हमको कभी नहीं होगी, पर इसके पास कौन सा जीन है बच्चों, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। क्या है बच्चों, इसके पास है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, इसके पास है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। इस साल्मोनेला के ऊपर हम कितनी भी एंटीबायोटिक डाल रहे थे इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, ना कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो अब
अब इसी जीन की इनको मल्टीपल कॉपीज चाहिए थी कि भैया इस जीन को हमको मल्टीपल कॉपीज बनाना है, ठीक। तो अब क्या किया उन्होंने, देखो, दे कट द पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम द प्लाज्मिड कैरिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। इस साल्मोनेला के प्लाज्मिड, बैक्टीरिया के अंदर जो है एक नॉर्मल डीएनए, एक प्लाज्मिड डीएनए, साल्मोनेला के अंदर जो प्लाज्मिड डीएनए उसके पास एक जीन था जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था, जिसकी वजह से साल्मोनेला मर नहीं पाता था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक एंजाइम कट सीजर होती है ना, इसकी जगह से ये वाला जीन कट कर लिया। तो जो नॉर्मली जो हम जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है एंजाइम। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी इसके बारे में, ठीक है। तो नॉर्मली जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं कट करने के लिए वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इनको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं, जो कि डीएनए को काटते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने इस डिजायर, ये है आपका डिजायर जीन पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपका डीजी लिख दे रही हूँ। इस डिजायर जीन को बेटा जी इन्होंने एक प्लाज्मिड से फ्यूज किया। सीजर सेम होगा, जो जिसको साल्मोनेला के प्लाज्मिड से जो सीजर आपने इस्तेमाल किया था वही सीजर आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और फिर बेटा जी इसको आपने लाइगेट किया, जोड़ दिया। ये है आपका वेक्टर का डीएनए और ये है आपका साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का डीएनए। एसटी शिप्रा तिवारी नहीं, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है। और यहाँ आप जो एंजाइम जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो है डीएनए लाइगेज। अब लाइगेज यहाँ क्यों लगाया है जो है, ठीक है, जाने दो। लाइगेज का इस्तेमाल होता है जोड़ने में, काटने में होता है एंडोन्यूक्लियस का, जोड़ने में होता है लाइगेज। इसको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगी इसलिए भी डिस्कस नहीं कर रही। जोड़ लिया, उसके बाद जोड़ दिया, ठीक है। कैसे जोड़ा ये हम पूरा प्रोसेस डिटेल में पढ़ेंगे। जोड़ने के बाद उन्होंने क्या किया, जोड़ने के बाद बेटा जी इन्होंने डाला इसको होस्ट में, ठीक है। इन्होंने डाला किस में बेटा जी, होस्ट में। अब जैसे जैसे होस्ट मल्टीप्लाई करता गया इनके पास इस आरडीएनए की, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मल्टीपल कॉपीज मिली। क्या मिली, मल्टीपल कॉपीज मिली। समझ में आई बात। तो ये है आपका पहला एक्सपेरिमेंट जिससे जो है आपके कोहेन एंड बोयर ने सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। द वेक्टर जो है इस्तेमाल किया गया इस रिकॉम्बिनेशन के लिए वो था आपका इकोलाई, ठीक है। उसके बाद इस सीरीज इकोलाई में डाला गया और इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज मल्टीपल कॉपीज बनाई गई। समझ में आई बात। तो बेसिकली आपने देखा हर स्टेप में एंजाइम चाहिए, हर स्टेप में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यही है कि हम कुछ एंजाइम्स की मदद से हम किसी ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आर डिजायरेबल जीन, ठीक है। दिस इज द आरडीएनए टेक्नोलॉजी। और जब आप मल्टीपल कॉपीज उस डिजायरेबल जीन की बनाते हैं, दिस इज जीन क्लोन। मुझे एक ही जीन के क्लोन्स बनाने हैं, तो क्लोन्स बनाने के लिए मुझे एंजाइम चाहिए, मुझे मेथड चाहिए, पूरी टेक्नोलॉजी है। क्लियर। आइए आगे बात करते हैं, ठीक है। डीएनए पॉली, देखो नेक्स्ट क्लास में और बताऊंगी। काटना है तो न्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, जोड़ना है तो लाइगेज, और मल्टीपल कॉपीज बनानी है तो पॉलीमरेज, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है जो आपने कई बार पढ़ा अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आइए, ठीक है। प्रिंसिपल में एनसीईआरटी के 192 आई थिंक 190 के आसपास कोई पेज है, मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं याद आ रहा है, जो मैं लेके भी आई हूँ। तो प्रिंसिपल हमको क्लियर हो गए हैं। प्रिंसिपल को एक बार यहाँ से रिवाइज करते हैं। बेसिकली अगर आप किसी को बायोटेक्नोलॉजी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो बेसिकली व्हाट वी नीड टू मेक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, बिकॉज वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के पास मेरा डिजायर जीन है। जब वो मल्टीप्लाई करेगा तो मेरा डिजायर जीन मल्टीप्लाई करेगा। तो सबसे पहले प्रिंसिपल के 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आप अपना डिजायरेबल जीन ढूंढो। पहला यही मैंने आपको क्लियर ही किया था, ये सब पढ़ा चुकी हूँ मैं, सिर्फ आपको रीड करा रही हूँ, जिसको आपको मल्टीप्लाई कराना है। उसके बाद अपना होस्ट ढूंढो और इस डिजायरेबल जीन को उस होस्ट के अंदर डालो। पर इस डिजायरेबल जीन को 2 तरीके से डाल सकते हो, या तो वेक्टर से या तो बिना वेक्टर के, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम ये नहीं है, यहां तक की कहानी इज कॉल्ड एज, उसको डाल दिया। ट्रांसफॉर्मेशन तक की कहानी इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब मेन कहानी शुरू होती है अब कि उसकी मल्टीपल कॉपीज बनवाना, उसको मेंटेन करना, स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करना। दिस इज द बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर अब आप आपके जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको मेंटेन करो, ठीक है, उसकी कॉपीज बनाओ, उसको मेंटेन करो, ठीक है। आइए, ये क्लियर हो गया सब कुछ, ओके नाउ, ठीक है। सो एक बार पूरी स्लाइड्स को अपन देखते हैं। तो अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल क्या है 3, आइडेंटिफाई द डिजायर जीन, ट्रांसफर द डिजायर जीन इनटू द होस्ट एंड
give the desirable condition, give the sterile condition to make the multiple copies of the desired gene. ठीक है, अब कैसे हमने किया ये मैंने आप तीन प्रिंसिपल्स हैं इसके, ठीक है, ये याद रखना। दो ब्रांचेस के अंदर ये तीनों प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग ट्रांसफॉर्मेशन तक की कहानी, और केमिकल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन, और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग ये है आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मल्टीपल कॉपीज बनाने तक की कहानी। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग ये कहानी क्लियर हो गई। अब आते हैं केमिकल इंजीनियरिंग या मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। इनेबल्स द ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब, डिजायर्ड जीन, यहाँ पे जीन लिख रही हूँ, डिजायर्ड जीन इन द यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज। ठीक है, यहाँ पर इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग? ट्रांसफॉर्मेट का, कुछ भी करो, मेरे डिजायर जीन को ट्रांसफॉर्म कर दो कहीं पर किसी सेल में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो? जो ट्रांसफॉर्म डीएनए हुआ है उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाओ। ठीक है, सो इनेबल द ग्रोथ ऑफ द डिजायर्ड जीन इन द यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट? हम ये काहे के लिए इतनी मगजमारी कर रहे हैं? क्यों इतनी मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन चाहिए बच्चों? काहे के लिए इतना माथा फोड़ी कर रहे हैं? हम ये माथा फोड़ी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि मुझे मेरा डिजायर जीन मिले, उस जीन से प्रोटीन बने, उस प्रोटीन को फिर मैं निकाल लूं, प्योरीफाई कर लूं, मार्केट में भेज दूं। ऐसे ही मैं वैक्सीन बनाता हूं, ऐसे ही मैं एंटीबायोटिक बनाता हूं, ऐसे ही मैं एंजाइम बनाता हूं, ऐसे ही मैं हार्मोन बनाता हूं। तो जब भी मुझे लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है तो मुझे ये स्टेप करना ही पड़ेगा। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू दीज टेक्निक्स, इन टेक्निक्स के द्वारा हम क्या करते हैं कि एक डीएनए लेते हैं, उसे एक ऑर्गेनिज्म, उसके हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में पेस्ट कर देते हैं। दिस इज व्हाट? रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, ओके, ये कहानी भी मेरी क्लियर हो गई। क्लियर है? फिर से मैं इसी 3 पॉइंट्स में आना चाहूंगी। क्लियर है? सब कुछ क्लियर हो गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्प हो गया। तो जब भी हमें बायोटेक्नोलॉजी करनी है तो हमें 3 प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है। पहले अपना डिजायर जीन ढूंढो, फिर अपना होस्ट ढूंढो। अब डिजायर्ड जीन को होस्ट में डालो। अब कैसे डालोगे? या तो प्लाज्मिड से डाल दो या तो ऐसे ही डाल दो। प्लाज्मिड ढूंढो, प्लाज्मिड को कट करो, जिससे डिजायर्ड जीन कट किया था उसी से प्लाज्मिड को कट करो। प्लाज्मिड को कहाँ से कट करोगे? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। फिर दोनों को जोड़ दो लाइगेज एंजाइम से, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ तक की कहानी जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाओ बाय द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इसको कहते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। जब आपने अपने डिजायर जीन की मल्टीपल कॉपीज बनाई, दिस इज जीन क्लोनिंग। पूरी प्रोसेस को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्रिस्प होने चाहिए कंसेप्ट, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, समझ में आया? एक एक स्टेप आपका कहां से शुरू किया था, मैम ने कहां पे खत्म कर दिया, खत्म। अब पूरा चैप्टर यही है। ठीक है, अब पूरे चैप्टर में तुमने यही सीखना है कि मैं कैसे जानूंगा कि जुड़ गया है, मैं कैसे जानूंगी कि ट्रांसफॉर्म हो गया है, मैं कैसे जानूंगी कि मल्टीपल कॉपीज बन गई हैं। ठीक है, ये भी तो बड़ा टेंशन है ना बच्चों। मैं कैसे जानूंगी कि उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मेरे होस्ट ने ले लिया है? मैम बताऊंगी कैसे जानोगे। मैं कैसे जानूंगी कि डिजायर्ड जीन की जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसकी मल्टीपल कॉपीज बन गई है? बताऊंगी ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। कैसे मैं जानूंगी कि मेरा डिजायर्ड जीन जो है प्लाज्मिड के अंदर प्लाज्मिड के अंदर घुस गया है? ठीक है, कैसे मैं जानूंगी रिकॉम्बिनेशन हो गया है? सब बताऊंगी, टेंशन नहीं लेना। आज तो सिर्फ प्रिंसिपल की क्लास थी। ठीक है, तो आई थिंक वी हैव क्लियर विद द प्रिंसिपल्स। नाउ अब हम लोग एक बार आपकी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। अमंग मेनी 2 कोर टेक्निक्स, ये कहानी क्लियर हो गई, सब हो गया है। ये मैंने आपको एग्जैक्टली जेनेटिक इंजीनियरिंग पहली और दूसरी है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपकी केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें क्या करते हो? स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करते हो और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक प्रॉपर एम्बियंस देते हो, प्रॉपर एनवायरनमेंट देते हो ताकि वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सके। उस कॉपीज से हम प्रोटीन बनवा सकें और फिर उससे वैक्सीन बना लें, एंटीबायोटिक बना लें, एंजाइम बना लें, जो बनाना है। ठीक है, नाउ अब आते हैं यू प्रोबेबली ओके, नाउ लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, You probably appreciate the advantage of sexual reproduction over the asexual reproduction. ठीक है, नॉर्मली हम यही कहते हैं सेक्सुअल अच्छा है, asexual उतना अच्छा नहीं। Former provide the opportunities of variation and formulation of unique combination of genetic setup. भाई हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छा इसलिए मानते हैं क्योंकि उससे वेरिएशन मिलता है, नए नए कॉम्बिनेशन मिलते हैं। सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल। ठीक है, कभी कभी कुछ अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, वो हमेशा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है। कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलता,
वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो परमिट करता है वेरिएशन। एसेक्सुअल में भैया एक ही तो ऑर्गेनिज्म वही मल्टीपल कॉपीज बनाया जा रहा है, तो क्या जो है आप देखोगे। अब यहां पर हम ये समझे, नॉर्मली हमारे लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त होता है, पर क्या हर जगह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छा है? आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में नहीं है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में एसेक्सुअल बहुत अच्छा था क्योंकि डिजायर कॉपीज बन रही थी हमारी, ठीक है। वाइल ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडिंग, नॉर्मल हाइब्रिड, यही हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस है हम प्लांट और एनिमल में, सेम लाइंस लिखी हैं जो मैंने, very often lead to the inclusion and multiplication of the undesirable gene along with the desirable gene। नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, सब कुछ हाइब्रिडाइज करा देते हैं, जिसकी जरूरत है, जिसकी जरूरत नहीं भी है। पर मेनली अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करूं, ठीक है, नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये एक जीन है, ये दूसरा जीन है, दोनों को जोड़ दो। अब जरूरत मुझे सिर्फ इतने पार्ट की थी तो भी मुझे पूरा हाइब्रिडाइज करना पड़ा, ये हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखो गधेन, घोड़े का बच्चा खच्चर हो गया, पर कहाँ हुआ, अरे अच्छा नहीं बना ना, बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा है वो, म्यूल कहाँ बच्चे पैदा कर पाता है, स्टेराइल होता है वो। तो हमें उसके कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए थे, पर अपन ने नहीं माना, अपन ने सब हाइब्रिडाइज करा लिया, ठीक है, तो गड़बड़ हो गया कहानी। पर बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के आने के बाद हमने क्या बनाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए में फालतू का डीएनए कभी भी कॉम्बिनेशन में नहीं लाया जाता। बाय द कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, बाय द जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर, ठीक है, जीन क्लोन करो, जीन को ट्रांसफर करो। इस वजह से हम हमेशा सिर्फ कुछ डिजायरेबल सेट ऑफ जीन्स को ही ट्रांसफर करते हैं, सारे जीन्स को ट्रांसफर करने का कोई मतलब नहीं है, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग ऑफ अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गन। तो पहले क्या होता, प्लांट और एनिमल में हाइब्रिडाइजेशन होता तो सब हाइब्रिडाइज कर देते थे लोग, पर अब जरूरत नहीं है, एक डिजायरेबल जीन से भी काम चलेगा, ठीक है। डू यू नो द फेट ऑफ डीएनए, क्या किस्मत है उस पे, जो पीस ऑफ डीएनए की, द पीस ऑफ डीएनए इज द डिजायरेबल जीन, क्या किस्मत है उसकी, देखो, विच इज समहाउ ट्रांसफर टू द एलियन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्या किस्मत, एलियन ऑर्गेनिज्म मतलब होस्ट, ठीक है। मोस्ट लाइकली द पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हो सकता है कि जब हम डीएनए डालें तो मल्टीप्लाई नहीं करे, हो सकता है अंदर ही ना घुसे, बट when it get integrated to the genome of recipient, it may multiply and be inherited along with the host DNA। जब हम किसी प्लाज्मिड के साथ, रेसिपिएंट के साथ घुसा देते हैं, उसके बाद होस्ट में घुसाते हैं, तो हो सकता है कि वो मल्टीप्लाई करे। दिस इज बिकॉज द एलियन पीस मतलब जो डिजायर जीन है, हैज बिकम पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। मेरी बात समझे, अब आपको पूरी कहानी एनसीईआरटी क्लियर कर देगी। आओ रे मेरे लल्ला, ध्यान से सुनो। ये मेरा डिजायर जीन है, ठीक है, ये मान लो इंसुलिन का जीन है। अब ये इंसुलिन का जीन अगर मैं इस बैक्टीरिया में घुसाऊंगी तो बैक्टीरिया बोलेगा हट साला, मेरा तो है ही नहीं, मैं लूंगा ही नहीं। तो मैंने इसके जैसे ही एक प्लाज्मिड में घुसा दिया। अब ये प्लाज्मिड का पार्ट हो गया, अब जब इस प्लाज्मिड को आप बैक्टीरिया के अंदर घुसाएंगे तो बैक्टीरिया बोलेगा ठीक है, मेरे जैसा ही तो है। अगर तुम एलियन डीएनए को यूं ही घुसा दोगे तो ये बड़ा प्रोसेस, वेक्टरलेस अगर आप डीएनए घुसा रहे हो, जो कि हम घुसा सकते हैं, पर यहाँ पर होस्ट एक्सेप्ट नहीं करता आसानी से। तो जब हम होस्ट के ही, प्लाज्मिड इज व्हाट, ये प्लाज्मिड कहाँ से निकाला है, किसी बैक्टीरिया से निकाला होगा ना। जब हम इस प्लाज्मिड में घुसा देते हैं तो बैक्टीरिया बोलता है ठीक है प्लाज्मिड ही तो है, वो सोचता है कि प्लाज्मिड है, पर उसमें तो हम लोगों ने कलाकारी कर दी ना, घुसा दिया। तो इसलिए फिर वो होस्ट जो है उस एलियन डीएनए को एक्सेप्ट कर लेता है। एनसीईआरटी ये बोल रही है, एलियन डीएनए मतलब डिजायर्ड जीन, ठीक है। इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, which is responsible for the initiating replication। मैं और पढ़ाऊंगी इसके बारे में, ठीक है। Therefore, multiplication of any alien piece of DNA in an organism need to be part of chromosome which has specific sequence known as origin of replication। तो जिस भी alien DNA के पीस को हमें रेप्लिकेशन करवाना चाहिए, हमें उसको हमेशा origin of replication में ही ऐड करना चाहिए, क्योंकि इसी के पास बहुत तेज रेप्लिकेशन, यहीं से रेप्लिकेशन शुरू होगा और यहीं पर तेज रेप्लिकेशन करने का पावर होता है। 10 An alien DNA is linked with the origin of replication and then it is a part of plasmid, ठीक है, it is a part of vector।
so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host cell. इसको किसी की जरूरत नहीं, अब प्लाज्मिड डिवाइड होगा तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में बैठे हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से डिवीजन शुरू हुआ, वहां बैठा ही था, तुरंत वो भी रेप्लिकेट हो गया, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्लोनिंग और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द टेम्पलेट डीएनए। इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं क्लोनिंग, जब हम किसी डिजायर्ड डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। जिस मेथड से बना रहे हैं वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और इस प्रोसेस को जब हम मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं इसे हम जीन क्लोनिंग कहते हैं, ठीक है बच्चों, डन है। हर्बर्ट बॉयर accomplished in 1970, अब पूरी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सेम वही चीज, ठीक है। 1972 में पहला हाइब्रिडाइजेशन किया, isolating the antibiotic resistance gene by the cutting out a piece of DNA from the plasmid which was responsible for the antibiotic resistance। उन्होंने एक सैल्मोनेला बैक्टीरिया देखा, वो मरता ही नहीं एंटीबायोटिक से, उन्होंने वो जीन कट कर लिया, कौन सा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, द कटिंग ऑफ डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी, कैसे काटा उन्होंने, डिस्कवरी की मॉलिक्यूलर सीजर्स की, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में, ये मैं अलग क्लास बनाऊंगी कैसे काटा था, क्योंकि उस समय डिस्कवरी की हो चुकी थी एंजाइम्स की, काट लिया। उसके बाद इन्होंने एक प्लाज्मिड डीएनए से, वेक्टर इज अ प्लाज्मिड डीएनए, उससे इंसर्ट कर दिया। ये एक वेक्टर की तरह इस्तेमाल होगा, जैसे कि आपका मॉस्किटो मलेरिया लेके जाता है, वैसे ही ये वेक्टर क्या लेके जा रहा था, आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला जीन। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद इन द सेम वे, इसी तरीके से प्लाज्मिड जो है वो इस एलियन पीस ऑफ डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म में घुसा देगा। होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा इस्तेमाल किया इन्होंने, ई कोलाई, ठीक है। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम द पॉसिबल विद द एंजाइम ऑफ डीएनए लाइगेज। तो कट करना है तो न्यूक्लियस बताया, जोड़ना है तो लाइगेज। प्लाज्मिड डीएनए और एलियन डीएनए को जोड़ने के लिए लाइगेज, कौन सा एलियन डीएनए बेटा जी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, किसके अंदर था, साल्मोनेला टाइफी के अंदर, ठीक है, विच एक्ट ऑन द कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड जॉइन द एंड्स। ये मैं पढ़ूंगी कैसे ज्वाइन होता है, जो पढ़ूंगी मतलब पढ़ाऊंगी तुम्हें, ठीक है। दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमिकली रेप्लिकेटिंग डीएनए, सर्कुलर ऑटोनोमिकली रेप्लिकेटिंग डीएनए को प्लाज्मिड कहता है। अब ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया है। इन विट्रो हुआ, टेस्ट ट्यूब के अंदर ये कहानी हो रही है, और ये डीएनए जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देन इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफॉर्म किया ई कोलाई में, उसके बाद ई कोलाई की ने इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई बाय द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, द एबिलिटी ऑफ मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई वाज कॉल्ड एज क्लोनिंग ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की मल्टीपल कॉपीज बनाना क्लोनिंग है। ये एंजाइम ये सब इस्तेमाल कर रहे हो, ये पूरी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। ओके, तो बेसिक स्टेप जेनेटिकली, अगर हमको एक जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म बनाना है तो 3 प्रिंसिपल होने चाहिए। पहला, डिजायर्ड जीन ढूंढो, फिर उसके बाद इस डिजायर्ड जीन को एक होस्ट में डालो, ठीक है। उसके बाद इस डिजायर्ड जीन का मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीपल कॉपीज बनाओ और मेंटेनेंस करो इस डीएनए का। ऐसा ना हो कि कोई इन्फेक्शन हो जाए और वो आपका डिजायर जो जीन है वो मर जाए, पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाए। क्लियर हो गया बच्चों? सो टुडे वी हैव लर्नड व्हाट, हमने क्या सीखा? आज हमने बहुत अच्छी चीजें सीखी। आज मैंने आपको सिखाया प्रिंसिपल क्या होने चाहिए, मैंने आपको सिखाया जीन क्लोनिंग क्या होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होती है। तो आज आपने पूरा बेस बना लिया है, पूरा प्रिंसिपल्स खत्म, जीन क्लोनिंग खत्म। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे होती है, ये आप सीख गए। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो एंजाइम्स आपने सुन लिए हैं आज, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, लाइकेज, पॉलीमरेज, ये सब एंजाइम्स जो होते हैं, टूल्स होते हैं, ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी टूल्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर आप मेरे ऐसे ही बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद लेक्चर चाहते हैं तो क्यों नहीं आते हैं वेबसाइट पे, क्लास 12 पे क्लिक करो, ठीक है। उसके बाद मेरी फोटो पे क्लिक करो, ऐसे प्लेलिस्ट बनी हुई हर चैप्टर की बनी, जो देखना, और हर एक टॉपिक, इतना सा भी टॉपिक कंप्लीट किया मैंने, और जाओ और देखो और सबको बताओ बायोटेक्नोलॉजी कितना आसान हो गया ना, कितना एकदम उंगलियों में हो गया। ऐसे ही सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन मेरे प्यारे बच्चों। तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।